वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज हम फिर एक बार आपके सामने आए हैं अपनी जो रिवीजन सीरीज है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम की, जो कि 13 सितंबर को है। उसका रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। उसके लिए हम लेक्चर 4 लेके आए हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ उन्हीं पे अपने लेक्चर लेके आ रहे हैं। जैसे ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से 5 मार्क्स तो गारंटीड है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, 7 भी आ रहे हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आप गारंटी के इससे आएंगे ही आएंगे। और ये इतना आसान है, अगर इसको आपको बस थोड़ा याद करना है। अगर आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। आप 5 में से 5 मार्क्स लेंगे, और 5 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए अब देखते हैं। देखिए, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। हम आगे बनाएं वीडियो, और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। तो आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। आपके लाइक से पता लगता है, इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। देखिए, जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। उसमें ये शेड्यूल आया था, शेड्यूल 3। ठीक है, ये शेड्यूल 3 जो है वो बैलेंस शीट पी एंड एल का फॉर्मेट बताता है कि हमको कैसे बनानी है। ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाई जाती है। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। पार्ट 1 आपका जो है वो बैलेंस शीट होता है। पार्ट 1 आपका बैलेंस शीट होता है, और जो पार्ट 2 है वो आपका पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। तो आइए आप साथ के साथ नोट बनाते जाएं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा समझने का तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको जितना नोट बनाएंगे और फिर इसको याद करने पड़ेगा आपको, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे पार्ट 1 बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कंपनी का नाम। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी। मान लीजिए एक्स वाई लिमिटेड है तो एक्स वाई लिमिटेड कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज एट डेट आ जाएगी। ज़्यादातर 31 दिसंबर को भी बनती है, या और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च को भी बनती है। ठीक है, वो डेट आ जाएगी जिस पीरियड की आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। आप भी साथ के साथ बनाते रहिएगा, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा भी, और साथ के साथ बनाते भी रहिएगा। ठीक है, थोड़ी लाइन और राइटिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर नोट्स, और यहाँ पे अमाउंट। पहले बैलेंस शीट जो है वो टी टी शेप में बनती थी, लेकिन अब टी शेप में नहीं बनती है। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये आपकी मेन हेडिंग है। इसके बाद आता है आपका शेयर होल्डर फंड
आप इसको लिखते चले जाइए, फिर मैं एक बार बता दूंगा आपको। फिर उसके अंडर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। ठीक है, हम इसको शेयर कैपिटल को देंगे 1 नोट और रिजर्व सरप्लस को देंगे हम 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, देखिए शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी और लायबिलिटी लिखते हैं हम, बाद में हम एसेट लिखेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मेन हेड हो गया, उसके अंडर आता है शेयर होल्डर फंड। एक शेयर होल्डर फंड क्या होता है, देखिए शेयर होल्डर फंड जो होता है वो मतलब जो आपकी शेयर कैपिटल होगी, जो आपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी आपने शेयर होल्डर शेयर में पैसे लगाया है, कंपनी के पास शेयर सब्सक्राइब किए हैं कंपनी के, उनकी डिटेल जो है वो शेयर होल्डर फंड में आती है। शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी को शेयर इशू किए हुए हैं, उसके बदले में जो पैसा आता है उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी का जो रिजर्व होता है, ये जो कुछ रिजर्व क्रिएट करती है कंपनी, कुछ प्रॉफिट से कुछ वो, ताकि आगे भी अच्छे से चल सके, इसलिए वो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। मनी अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगर शेयर वारंट, ये शेयर वारंट है। देखिए शेयर वारंट क्या होता है, शेयर वारंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं और जिसके बदले में हमें पैसे देने होते हैं। तो ये वो इशू हो रखे हैं शेयर वारंट, तो वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, ये आता है शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, ये वो पैसा है जो जिनको अलॉटमेंट करनी है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई। ये ज़्यादातर अलॉटमेंट जो है वो आफ्टर बैलेंस शीट डेट होती है। इसके बाद थर्ड आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 4 सब हेड होते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद सी अदर नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसको हम 3 देंगे, अदर करंट को 4 देंगे और यहाँ पे इसको 5 देंगे। उसके बाद आता है 4 करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज में भी 4 आती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, देन डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम नोट्स देते हैं 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पे इनके आप अमाउंट आ जाते हैं। अब समझते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो 1 साल के बाद हमको पे करनी है, यानी कि उनकी अभी हमारे पास कोई भी ड्यू नहीं है कि आपको अभी पे करनी है, उसके लिए आप आराम से पे कर सकते हो 1 साल के बाद। ठीक है, करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के अंदर हमको पे करनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हमें, जैसे हमने लोन ले लिया बैंक से, तो एक लंबा प्रोसीजर के लिए लोन लेते हैं हम, 4-5 साल के लिए लेते हैं। ठीक है, डिबेंचर हो गए, इशू करेंगे 4-5 साल के लिए करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, तो ये जो 1 साल से ज़्यादा का समय होता है उसके हम जो हम किसी से लोन लेते हैं वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लंबे समय के लिए हम जो बोरोइंग्स करते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाता है। फिर आता है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या होती है। देखिए, डेफर्ड टैक्स समझने के लिए आप यहाँ समझिए। देखिए, एक होता है बुक, आपकी जो बुक्स आप मेंटेन करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसमें जो आप प्रॉफिट निकालते हो एज पर वो जो प्रॉफिट आपका निकलता है एज पर कंपनीज एक्ट, वो होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, एक इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो है वो कभी भी बुक इसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकालता। इनकम टैक्स अपना खुद का प्रॉफिट निकालेगा, कुछ चीज़ें जोड़ेगा, कुछ चीज़ें हटाएगा, कुछ चीज़ें इंक्लूड करेगा, कुछ ऐसे कुछ को डिसअलाउ करेगा। तो ये जो डिसअलाउ होते हैं तो इनकम टैक्स के अलग रूल है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो डिसअलाउ करता है। आप मान लीजिए आपका अगर प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए और आपने खर्चा दिखाया हुआ है, कोई खर्चा है, जैसे आपने सैलरी, मान लीजिए आपने सैलरी दिखा रखी है 5 लाख की पेंडल में, और इनकम टैक्स कहता है कि नहीं जी आपकी सैलरी तो हम 3 लाख की है, बाकी 2 लाख हम अलाउ नहीं करेंगे, 2 लाख आपकी गलत सैलरी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट 1 लाख था, यहाँ पे प्रॉफिट 2 लाख से, डिफरेंस 2 लाख से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 लाख आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इनकम टैक्स का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही कई बार कम भी हो जाता है। तो जब भी जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, यानी कि ये वाला प्रॉफिट, इसको कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है, वो अगर कम हो किससे, अकाउंटिंग प्रॉफिट से, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो और इनकम टैक्स का प्रॉफिट हो, तो बनता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर ये ही इसका उल्टा हो, अगर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो और टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो हमारा बनता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये एसेट की तरह ही है, बाद में ये टैक्स से एडजस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता। बस आप इतना जान लीजिए, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है और प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है, तो लायबिलिटी बनती है और ये एसेट बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम वापस अपने उस पर।
यहाँ पे हो गया था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल में वो इस तरह के आते हैं, वो पूछ लेगा आपसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस हेड में आता है, तो आपको बताना है नॉन करंट लायबिलिटी में आती है। फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग से तो कम है, लेकिन ये है कि ठीक है 1 साल के अंदर हमें पेमेंट करनी है, जो उसमें नहीं आई लॉन्ग टर्म और बाकी चीज़ों में नहीं आई, वो अदर नॉन करंट में आ जाएगी। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, हम जो प्रोविजंस बनाते हैं वो इसमें आएंगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आप मान के चलिए कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है, या पीएफ के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, या पेंशन के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, वो आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है। इसमें सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर हमने किसी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिया है, कुछ समय के लिए उधार लिया है, जैसे बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, वो आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। फिर आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स वो पेबल्स आपके क्रेडिटर होते हैं, जो क्रेडिटर को आपको पैसा देना होता है, वो ट्रेड पेबल्स में आते हैं। उसके बाद आपकी अदर करंट लायबिलिटी आती है, जो कहीं नहीं आती वो इसमें आती है। उसके बाद आपका बचता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स वगैरह आता है, जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स या एडवांस टैक्स है, वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। ठीक है जी। अब हम इसके बनाएंगे, देखिए एसिड्स से बनाने से पहले एक बार मैं इसके शेड्यूल नोट्स बना दूँ, हम साथ के साथ इसके नोट्स भी बना देते हैं। यहाँ सबसे पहले नोट्स नंबर 1। ये नोट्स का भी एक फॉर्मेट होता है जो इसमें बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट बनती है वो बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे आप बना रहे हैं। यहाँ पे आएगी डिटेल, यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ में। ठीक है, सबसे पहले पहला 1 नंबर नोट हमने किसका दिया था? 1 नंबर नोट हमने दिया था, ये देखिए 1 नंबर नोट दिया था हमने शेयर कैपिटल को, 2 नंबर रिजर्व को। तो ये जो नंबर हम डालते हैं नोट्स का, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी वो कैपिटल है जो आप पूरी ज़िंदगी में एक कंपनी इशू कर सकती है। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो ये पूरी ज़िंदगी में इशू करेगी। ये कैसे लिखी जाती है? इसमें ये आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। दो तरह की कैपिटल हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, दो तरह के शेयर होते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये ऐसे लिखी जाती है, मान लीजिए डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़, जो इसकी वैल्यू होती है ईच। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, सेम डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ डैश ईच। तो आपको ये दोनों कैपिटल लिखनी होती है। ये कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में आपकी ऐड नहीं होगी। जब भी डबल लाइन आ जाए तो मतलब वो बैलेंस शीट में कभी भी ऐड नहीं होती, ये हम सिर्फ दिखाते हैं, ये हम टोटलिंग में इसको कभी भी नहीं लेते। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नोट नंबर 1 ही चल रहा था अभी।
उसके बाद आती है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड मतलब ऑथराइज्ड में से जितना हमने इशू कर दिए। उसके बाद इशू होते हैं जो हमने ऑफर किए, सब्सक्राइब्ड होते हैं जो हमने ऑफर किए थे उसमें से जितनों ने अप्लाई किया, और लास्टली पेड अप होती है जितने हमें पास पैसे आए। तो इसमें आता है कॉल्ड अप यानी कि पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल। देन ये भी सेम ऐसे, डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज डैश इच। तो ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरिया, वो पैसा जो अभी तक नहीं आया वो इसमें से हम लेस कर देते हैं, माइनस कर देंगे कॉल्ड से। तो ये आपकी आ गई पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल होती है आपकी जो आपने मंगाई है, इशू की है। ठीक है, उसमें से जितनी नहीं आई माइनस कर देंगे, तो ये इतनी आपकी कॉल्स इन एरियर आ गया, ये पेड अप कैपिटल आ गई। प्लस इसमें आता है शेयर फॉर फ्यूचर, कुछ शेयर हम फॉरफिट कर देते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि एग्ज़ाम में कि कॉल्स इन एरियर कहाँ आता है, तो आपको बताना है इशूड शेयर ये दिया हो, नहीं तो शेयर कैपिटल के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फिर आता है रिजर्वेंट। फिर हम, आप एक काम कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको रोक के अगर आपको लिखना हो तो आप इसके रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से नोट नंबर 2 की। नोट नंबर 2 हमने दिया था रिजर्व एंड, नोट नंबर 2 दिया था रिजर्व एंड सरप्लस को, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या आता है, जो रिजर्व होते हैं कई तरह के हमारे रिजर्व होते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, और भी कई तरह के होते हैं, डिबेंचर, रिडम्पशन रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होता है तो यहाँ आता है। अगर लॉस हो जाए, अगर प्रॉफिट एंड अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस आता है यहाँ, अगर ये बाई चांस डेबिट बैलेंस हो जाए तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। डेबिट बैलेंस जो है वो इसी में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस हम डायरेक्ट लिखते हैं और डेबिट बैलेंस हम नेगेटिव में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये डेबिट की जगह नहीं तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ये लेस होता है। पहले ये एसिड में लिखते थे, लेकिन जब से ये वाला फॉर्मेट आया है तो इसको हम इसी में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्व हो गया, उसके बाद नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 जो हमने बनाया था वो था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का था वो। तो नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये जो इनकी हेडिंग है, इनका सब हेडिंग वो पूछ लेता है एग्जाम में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको आते हैं बैंक लोन, डिवेंचर, जो आप डिवेंचर या बॉन्ड होते हैं आपके। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, जो 1 साल से ऊपर हो। ठीक है,
नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ, फोर्थ हमने दिया था अदर करंट लायबिलिटीज। फोर्थ आता है अदर करंट लायबिलिटीज, अदर, ये नॉन करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें जो जैसे ट्रेड पेबल्स होते हैं जो 1 साल से ऊपर के होते हैं वो आते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल होते हैं जो 1 साल से ऊपर के होंगे। इसके साथ जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एंड ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ हमने दिया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिफ्थ हमने दिया था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए, ये जो हम कुछ कम समय के लिए बोरिंग करते हैं। सबसे पहले आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो एक्सेसिव विड्रॉल फैसिलिटी होती है आपकी अगेंस्ट स्टॉक, अदर देन स्टॉक जो होती है, स्टॉक पे अगर आप बोरिंग करते हैं तो वो कहलाता है कैश क्रेडिट। अगर आप स्टॉक पे लेते हैं तो वो होता है कैश क्रेडिट, जो ये भी यहीं पे आता है। अगर आप स्टॉक पे लेते हैं क्रेडिट, और अदर देन स्टॉक होता है तो होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो शॉर्ट टर्म लोन होगा, जो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे वो भी यहीं आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है सेवेंथ, सेवेंथ हमने नंबर दिया था ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स। देखिए ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स आपके यानी कि इस आसान भाषा में कहीं तो आपके क्रेडिटर को कहते हैं, लेकिन हम इसको ट्रेड पेपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका बिल पेबल हो गया, ठीक है, आपके क्रेडिटर के हो गए तो उनके नाम आ जाएंगे क्रेडिटर्स के। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर अदर करंट लायबिलिटी, जो ऊपर कहीं नहीं आया वो इसमें आ जाता है। जैसे अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपने ऑलरेडी प्रीपेड इनकम्स हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पेमेंट आती है पेबल, जो आपको पेबल होता है क्या, ESI, CEPF, और आप पेमेंट करते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, वो सब यहीं आती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है पेबल ऑफ CGST, SGST, UGST या फिर IGST। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल GST, स्टेट GST, यूनियन टेरिटरी GST, और जो इंटर स्टेट GST होता है वो सारा यहीं पे आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नाइन्थ आता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसे प्रपोज डिविडेंड,
आपने डिविडेंड प्रपोज्ड कर रखा है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। उसके बाद आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स भी यहाँ पे आता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, उसमें से जो आप एडवांस टैक्स देते हो वो आप यहाँ से माइनस कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको लिख दो। तो ये आपकी पूरी लायबिलिटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। हम बात करते हैं एसिड साइड। एसिड साइड में भी दो से जो सब हेडिंग है, मतलब जो मेन हेडिंग है वो दो ही है। मेन हेडिंग एसिड साइड में आपकी दो ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वन इक्विटी एंड लायबिलिटी था, यहाँ लायबिलिटी था। दूसरा यहाँ पे आएगा एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर आपका आता था पहले फिक्स एसेट्स आता था। पहले यहाँ पे फिक्स एसेट आता था, ये आपको ध्यान रखना है, ये चेंज हो गया, इसका नाम बदल दिया है। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ऑप्शन में फिक्स एसेट दिया हो तो आप उसको टिक करना, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे आज जो अभी नया नाम है इसका वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नए नाम से अब आ गया। अगर फिक्स एसेट दिया हो तो फिक्स एसेट भी टिक करके आना, ये नहीं आप इसको ढूंढते रह जाओ। ठीक है, उसमें पहला आता है टेंजिबल, सेकंड आता है इंटेंजिबल, थर्ड आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये आया भी था लास्ट टाइम, लास्ट एग्ज़ाम में ये आया था। कैपिटल इन प्रोग्रेस कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स लिखना था। फोर्थ इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है बी। बी होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप हेल्ड फॉर मैच्योरिटी रखते हो, मतलब जिनके आप बेचने के लिए नहीं रखते, आपको उनकी मैच्योरिटी चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर दी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर दिया आपने तो यहाँ आ जाएगी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस एसिड, जो उतने भी होते हैं फाइनेंशियल एसिड वो भी यहाँ आते हैं इस। ठीक है, म्यूचुअल फंड, तो ये सब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आता है सी, वो होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। डेफर्ड टैक्स एसेट्स तब होता है जब टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा हो, किससे? अकाउंटिंग इनकम से। ठीक है, फिर डी आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके करंट एसेट। चार ही हेडिंग है नॉन करंट में। करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर आता है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, जो वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम के लिए आपने रखी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जैसे
मार्केटेबल टेबल सिक्योरिटी जो हम 1 साल से कम के लिए रखते हैं। जैसे ये इन्वेस्टमेंट वो होती है जो 3 महीने के लिए रखते हैं आप। ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? आपका स्टॉक, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आपका ABCD, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ इनकी अमाउंट आ गई। तो ये एसेट्स में इतना ही होता है, यहाँ इसका सारे का टोटल हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे नोट्स लिखने थे हमें यहाँ पे। तो हम पहले थे 9 तक। अब यहाँ पे हम देंगे 10 टेंजिबल एसेट्स, 11 इंटेंजिबल एसेट्स, 'लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस को हम देंगे यहाँ पे नोट्स नंबर 12। उसके बाद आपका आता है करंट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हम देंगे इन्वेंट्री को अदर करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस डी। ये 5 होते हैं, ABCD 5। यहाँ पे आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, इसको देंगे हम 13। ये हो जाएगी 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी आते हैं। तो ये 17 हो गया आपका, ये 18। ठीक है, अब इनके बनाते हैं नोट्स। नोट्स टू अकाउंट्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से आपके पूछे जाएंगे। तो हमने देखा अभी हम कहाँ तक बना चुके हैं, हम बना चुके हैं 9 तक। अब बनेगा 10। 10 क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, ये सब प्लांट, ये सब टेंजिबल फिक्स एसेट में आते हैं। फिर आता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट जैसे पेटेंट, जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे एसेट हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है माइनिंग राइट। ठीक है, और आपका क्या हो गया? आपकी कंपनी की वेबसाइट, आपका लाइसेंस, ये सब इंटेंजिबल में आते हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद 12 लॉन्ग टर्म एडवांसेस। लॉन्ग टर्म एडवांसेस वो एडवांसेस जो आपने 1 साल से
ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा किसी को दिए हुए हैं। जैसे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखा है, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, ठीक है। एडवांस रेंट, कई बार रेंट पे आप किराए पे कमरा लेते हैं तो वो भी आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, तो वो सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कोई लोन एडवांसेस दे रखा हो, लोन एंड एडवांसेस किसको, टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को आपने लोन दे दिया या एडवांस दे दिया, एडवांस सैलरी कई महीने की, या एडवांस अमाउंट दे देते हैं कई बार हम 1-2 साल के लिए, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 13 फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आते हैं, डेटर जो 1 साल के बाद जिनकी पेमेंट आनी है, बीआर जिनका मोर देन 1 ईयर के बाद आपकी पेमेंट आएगी, अनअमोर्टाइज जो एक्सपेंस होते हैं, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस जो आपको अमोर्टाइज करने थे पर आपने नहीं किए। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम जो होता है आपका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपको पता ही है, फिनिश्ड गुड स्टॉक होता है, फिनिश्ड गुड, और क्या होता है, रॉ मटेरियल बचा हुआ जो होता है। उसके बाद WIP और आपके लूज टूल्स, ये सब आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 15, नोट नंबर 15 था आपका ट्रेड रिसेबल्स। ट्रेड रिसेबल्स मतलब आपके डेटर जो 1 साल से कम में आपको पेमेंट करेंगे, और BR। नंबर 16 आता है फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। फिर 17 आपका शॉर्ट टर्म एडवांस जो आप छोटे समय के लिए आपने दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने छोटे मोटे एडवांस दिए हुए हैं, जैसे लोन दिया हुआ है किसी को, रिलेटेड पार्टी को, जानकार को लोन दिया है, एडवांस दिया है, लोन एडवांस ही छोटे मोटे आपने रिलेटेड पार्टी को दिए, जानकार को, वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद 18 आपका लास्ट बचता है, ये होता है अदर करंट एसेट, जो कहीं नहीं आएगा वो यहाँ आएगा। इसमें फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम है, कोई आने वाली आई नहीं है, ठीक है जी। आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी यहाँ पहले आता था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अब ये ख़त्म ही हो गया है लगभग। उसके बाद आपकी अक्रूड इनकम, फिर आपकी डिविडेंड आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका यही है बस, और जो भी एक्स्ट्रा आपका बचा वो इसमें आ जाएगा। तो आपने देखा ये पूरा हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया। आपको इसमें डाउट हो कोई, दोबारा देख लेना इस वीडियो को और इसको नोट कर लेना बैक करके, ये जितना मैंने करा दिया इतना सफिशिएंट है। अब बात करेंगे हम पार्ट 2 की, जो है
क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बनती है फॉर द पीरियड ended, for the period ended। इसमें भी यहाँ पे नोट्स बनते हैं। यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर होता है। ये इसी फॉर्मेट में बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका इनकम। इनकम के अंदर जो पहला आता है वो आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम आपका ऑपरेशंस। सेकंड बी अदर इनकम। ये दोनों इतने ही आते हैं, तो ये यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। तो ये टोटल ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, फिर आता है सेकंड आपका एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। रेवेन्यू आपको पता ही है, रेवेन्यू कहाँ से आता है। रेवेन्यू आप जो गुड बेचते हो उससे आएगा, अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो सर्विस से आएगा। ठीक है, अब एक्सपेंस देखते हैं। एक्सपेंस में आता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने रॉ मटेरियल लगाया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये यहाँ पे नोट्स लिखने थे, 20 नंबर। ठीक है, नोट नंबर लास्ट हमने 19 20। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बी परचेज, सी चेंजेस इन स्टॉक, डी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ई फाइनेंस कॉस्ट। ये इसी सीक्वेंस में आते हैं, आगे पीछे नहीं होते। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद लास्ट जी अदर एक्सपेंस। तो ये यहाँ पे इसका टोटल हो जाता है। तो ये कहलाता है टोटल ऑफ बी। ठीक है, अब ये यहाँ पे आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये होता है ए माइनस बी। ए का टोटल, रेवेन्यू का टोटल में से एक्सपेंस का कर देंगे, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमने वो नहीं दिया, ये आपका हो गया, हाँ, 21 22 23 24 और लास्ट में 25। ये नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें से हम लेस करेंगे क्या, एक्स्ट्रा, क्या हो रहा है ये,
उसमें से हम लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो प्रॉफिट आया उसमें से हम लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे। टैक्स एक्सपेंस जो कि होगा, नंबर ए पे है करंट एसेट, ओ करंट टैक्स, नंबर ए पे है करंट टैक्स, और सेकंड नंबर पे है डेफर्ड टैक्स। ये लास्ट टाइम ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट का क्वेश्चन था ये, कि टैक्स पहले कौन सा आता है, करंट आता है डेफर्ड आता है। अभी मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये आपका आ गया फिर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग बिजनेस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एक नॉन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है, हम वो मान के चल रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो भी हम उसका भी प्रॉफिट ऐड करते, और डिसकंटिन्यू का और फिर आता प्रॉफिट फॉर द ईयर। आप मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर दिया हमने डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, ठीक है। ये इसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर फॉर द पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है जी, ये आ गया। अब फिर हम लिखते हैं अर्निंग पर शेयर। हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, जिसमें पहला आता है बेसिक और डाइल्यूटेड। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब फिर वही हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे फटाफट से। हमें चलना था 90 नंबर नोट से। रेवेन्यू आपको पता ही है ऑपरेशन से कहाँ कहाँ से आता है, एक तो अगर आप गुड बेचते हैं या सर्विस देते हैं वहाँ से आता है। उसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम ये वाली जो आपकी यहाँ पे ये 90 नंबर, ठीक है। अदर इनकम में क्या क्या आता है देखिए। अदर इनकम में आती है जैसे इंटरेस्ट आ गया आपका, कोई इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड आपने अर्न किया, ये फाइनेंस कंपनी के केस में है, ठीक है। आपको रेंट मिला कोई, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर, तो ये कुछ भी पूछ सकता है, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और भी अदर इनकम इसमें आ जाएगी। फिर आता है 20 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में तो आपको पता ही होगा, जो अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में है उनको पता ही है। ये आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ये आ गया 21
21 था आपका परचेज। परचेज आपको पता ही है क्या है, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड की परचेज यहाँ पे आप लिख देंगे। 22 चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब है कि इन्वेंट्री में क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा ओपनिंग इन्वेंट्रीज। कौन सी इन्वेंट्री? रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल पहले हो चुकी है फिनिश गुड की। बस यहाँ पे थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाएगा। ओपनिंग में हम परचेज करते हैं, परचेज हमने ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, ये जो माइनस होगा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 23 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देखिए ये थोड़ा समझना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन से करते हैं? जो हम ऑफिस में खर्चे करते हैं एम्प्लॉय पे। जैसे आपकी क्या होता है, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, सैलरी होगी आपकी, वेजेस होगी, आप प्रोविडेंट फंड का पैसा देते हैं, प्रोविडेंट पीएफ जमा करते हैं उसका। ठीक है, ईएसआईसी जमा करते हैं, इंश्योरेंस। उसके बाद आप उसको बोनस देते हैं। उसके बाद आपको उसको लीव एनकैशमेंट, जो छुट्टी आपकी पैसे में देते हैं छुट्टी, वो। उसके बाद होगी आपकी स्टाफ वेलफेयर, जो आप उसको स्टाफ के लिए एक्सपेंस करते हो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे ये सभी खर्चे जो एम्प्लॉयज़ के लिए आप करते हो वो आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट 24 फिर आती है फाइनेंस कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप एक लोन लेते हो उसके लिए जो आप कॉस्ट जमा करते हो। जैसे आप इंटरेस्ट पे किया, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की, उसके बाद आपने लोन प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। याद रखिए यहाँ पे बैंक चार्जेस नहीं आएगा। उसके बाद जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में बाकी जो बचे वो एक्सपेंस आएंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड, जो आपका कैरेज इनवर्ड होता है उसका अगर आपने कुछ खर्चा किया आउटवर्ड का, और यहाँ पे बैंक चार्जेस आते हैं। तो ये आपका पूरा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, P&L अकाउंट। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी भी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में आया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्स अनपेड। कॉल्स अनपेड कहाँ पे आती है ये आपको बताना है। कॉल्स जो आपने पे नहीं करी, शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी रिसीव अंडर शेयर वारंट, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। देखिए हमने ये किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर। अच्छा, मैंने वो मिटा दिया था मैंने, वो जो एक पेज इरेज किया था ये उसमें ही था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कॉल्स अनपेड। कॉल्स अनपेड आती है शेयर कैपिटल के अंदर।
ये सारे क्वेश्चन वही से आए हैं, ये मैंने अभी टैक्स का बताया था। एज पर द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल 3, करेक्ट मैनर टू शो टैक्स। आपको पता है डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मिटाएंगे, ये देखिए पहले आता है टैक्स एक्सपेंस में आपका जो आया है वो आया है सबसे पहले करंट टैक्स, फिर डेफर्ड टैक्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेफर्ड टैक्स, करंट एसेट्स और डेफर्ड टैक्स, ऑप्शन बी। थर्ड फिर माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स मैंने लिखवाए थे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा हो माइनिंग राइट्स मैंने इंटेंजिबल में आपके लिखवाए हुए थे। लायबिलिटीज एसेट्स में इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का इन्वेंट्री, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये रहा देखो माइनिंग राइट्स इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, आपको बस याद होना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड शेयर वारंट सबसे पहले आता है लायबिलिटी में, ये रहा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। फिर आता है एज पर बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, आपको बताइए फिक्स एसेट्स में आते हैं, कई बार फिक्स एसेट देता है, अब नया नाम इसका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आता है, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, या फिर लोन एंड एडवांसेस। ये आपको अगर याद हो तो ये आता है फिक्स एसेट्स के अंदर। जितना आप इसको याद करेंगे रिवाइज करेंगे आपको याद होती चली जाएगी। ये देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ, लूज टूल, लूज टूल कहाँ आते हैं, लूज टूल इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। बोनस पेड इज शोन अंडर, बोनस पेड, बोनस किसको दिया जाता है, बोनस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस किस में आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में, नहीं, बैंक चार्जेस मैंने बताया था किस में आएंगे, अदर करंट एसेट्स में, नहीं, अदर एक्सपेंस में। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, जो आप कॉल्स इन एडवांस करते हो, मतलब आपने कॉल्स जो है वो एडवांस में बुला ली। ठीक है, मैंने ये आपको अलग से बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये भी बताया था आपको, कॉल्स इन एडवांस एसेट, ये रहा कॉल्स इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट लिखा था, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी आपका, अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और बताएं। ठीक है, थैंक यू।